जवाद भाई, अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हर बंदा ये बात कर रहा है कि आज कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास इंटरनेट हो और लैपटॉप हो वो $1 मिलियन की कंपनी बना सकता है। देन व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? आई बिलीव दिस इज वेरी ट्रू, लेकिन हमें ये बात करते हुए एक पर्सपेक्टिव अपने ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी जो इन्वायरमेंट होती है और आपकी सराउंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। इफ देयर इज समवन हु हैज इंटरनेट एंड लैपटॉप, ही इज सिटिंग इन यूएस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ मिलियनियर इज मच हायर देन समवन हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान हैविंग अ लैपटॉप एंड इंटरनेट। ये क्यों? Jawad Sheikh is co-founder and managing director of Alestra Solutions, a global creative agency specializing in branding, presentation design, web development, and AI-powered video production. What started as a freelance venture on Fiverr grew into an agency that's generated over $5.5 million in revenue, served 60,000 plus clients worldwide, and earned Fiverr's platinum status. Today, he joins us to share how Alestra scaled and where AI is taking the future of creative services. Let's welcome Jawad Sheikh. अच्छा जवाद, आपको क्या लगता है कि जिस तरह आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस टाइम पे तो बूम कर रही है, तो आने वाले 10 सालों में आपको लगता है कि ये इसी तरह ग्रो होती रहेगी या इसका मतलब डाउनफॉल आएगा किसी जगह पे जाके? पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हमारी जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल्स जो भी हैं, वो एआई को कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एआई को लेके। समहाउ कई लोगों ने तो इसे स्टार्ट भी नहीं किया था, तो आपने भी जिस तरह भी एआई की बात की है, तो आपने भी इसे स्टार्ट किया या सिर्फ अभी बातें ही है? यार दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह हम बातों से एक स्टेप आगे निकल आए हैं। क्लाइंट को भी पता है कि आप एआई से वीडियोस बना रहे हैं, क्लाइंट के पास भी उस चीज़ की एक्सेस है, आपको वो क्यों पे करे? आपको क्या लगता है कि क्लाइंट को अगर आपने पहले 5 मिनट में कन्विंस करना है तो वो कौन सी ऐसी मेन कोर बात होगी जो आप उसे पहले अपने 1-2 मिनट में कह दें ताकि वो आप क्रैक कर सकें? जेन जी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई लव दिस जनरेशन। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का ये प्लान है कि मैंने $5 मिलियन, $10 मिलियन तक पहुंचना है, स्टार्ट फ्रॉम बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, सेल योरसेल्फ एज अ ब्रांड, और फिर आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकेगा। आपके काम में या आपकी कंपनी में लास्ट 6 मंथ की बात की जाए तो कौन सी ऐसी स्किल्स थी जो डिसअपीयर हो गई सिर्फ एआई की वजह से? एआई आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आज सेल्स करना एआई के लिए पॉसिबल नहीं है या एआई के लिए कोई एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर आप एआई के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो इट विल कम एज अ सरप्राइज फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम जवाद, क्या हाल है आपका? यार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा जवाद, इफ एनीबॉडी इज वाचिंग यू वेरी फर्स्ट टाइम एंड दे हैव जीरो क्लू हु यू आर, देन हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? यार आई वुड से आई एम एंटरप्रेन्योर जिसने फ्रीलांस से स्टार्ट लिया। पिछले 10 साल के अंदर वो कंपनी जो 4 भाइयों और एक दोस्त ने स्टार्ट की थी, उसको स्केल अप किया टू 150 इंडिविजुअल्स। हमने दुनिया में फर्स्ट 5 मिलियन ट्रॉफी अचीव की फ्रॉम फाइवर, और इन लास्ट 6 मंथ्स हम लोगों ने एवॉल्व किया है अपने आप को एआई के साथ। तो अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वुड बी समवन हु स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, grew a company to 150 employees and now evolving with AI. Interesting and congratulations for your achievement as well. Thank you. अच्छा जवाद भाई, अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हर बंदा ये बात कर रहा है कि आज कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास इंटरनेट हो और लैपटॉप हो वो $1 मिलियन की कंपनी बना सकता है। देन व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? यार आई बिलीव दिस इज़ वेरी ट्रू, लेकिन हमें ये बात करते हुए एक पर्सपेक्टिव अपने ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी जो इन्वायरमेंट होती है और आपकी सराउंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। इफ़ देयर इज़ समवन हु हैज़ इंटरनेट एंड लैपटॉप, ही इज सिटिंग इन यूएस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ मिलियनियर इज मच हायर देन समवन हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान हैविंग अ लैपटॉप एंड इंटरनेट। ये क्यों? यार दिस इज़ वेरी, क्योंकि सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि जो यूएस में बंदा बैठा है उसके पास भी वही फैसिलिटी है, जो पाकिस्तान में बंदा बैठा है उसके पास भी वही फैसिलिटी है, एंड आई थिंक माइंड भी उसी तरह अल्लाह ने जो दिए हैं सबको एक तरह की हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है यूएस में बैठे बंदे के पास और जो पाकिस्तान में बैठा है उस बंदे के? यार इन्वायरमेंट, आपका माइंडसेट, आपका ब्रॉटअप। पाकिस्तान के अंदर व्हेन वी गो टू स्कूल्स हमें अच्छा मुलाजिम बनने की या एक अच्छी जॉब सिक्योर करने का माइंडसेट दिया जाता है और उसी के लिए ट्रेन किया जाता है। बट आई बिलीव इन वेस्टर्न कल्चर इट इज़ अदरवाइज। वहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है इट इज़ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उसमें जो आपकी ट्रेनिंग होती है इट इज़ बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़,
और वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो आपको एज एंटरप्रेन्योर बहुत हेल्प करता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो व्हाट आई बिलीव इज कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा जो कि $1 मिलियन कमा रहा है, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उस बच्चे से जो कि यूएस के अंदर बैठा है या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर बैठा है। तो फिर यही वजह है कि जो भी बंदा पाकिस्तान में थोड़ा सा ग्रो होता है वो यूएस का वीज़ा लगवाता है और निकल जाता है। यस, क्योंकि आप जब अपने बिजनेसेस को ग्रो करते हो तो देयर कम्स अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे फर्दर ग्रोथ के लिए जो हमारी सिचुएशंस हैं, इकोनॉमी सिचुएशन, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सपोर्ट नहीं करती। सो दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि यार वो पाकिस्तान को छोड़ के डिफरेंट कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे जाके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करें और वहाँ पे ग्रो करें। तो वाई जवाद इज सिटिंग हेयर राइट नाउ कि आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी है, सारा कुछ है, तो आप भी तो यूएस में जा सकते हैं। यार मेरे बीवी बच्चे हैं ठीक है, ये तो सही नहीं, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है यार, आई बिलीव कि इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड इट इज़ माई टाइम टू पे बैक। सो इवन इफ आई गो समवेयर, किसी भी कंट्री में जाऊँ तो माई बेसिस, माई रूट्स आर ओवर हेयर इन दिस कंट्री। तो आई वुड लव टू सर्व द कंट्री, आई वुड लव टू सर्व पीपल ओवर हेयर। एंड हम लोगों ने पिछले 10 सालों के अंदर यही किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे हमने जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएट की हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अभी बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। आप कन्वेंशनल बिजनेसेस को अगर उठा के देखें तो वो दे आर ऑन राइज। तो आई बिलीव के यूएस के अंदर भी क्लाइंट्स को आपको सर्व करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड भी क्लाइंट्स को सर्व करना चाहिए, और जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं उनको भी सर्व करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, बात आपको क्या लगता है कि जिस तरह आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस टाइम पे तो मतलब बूम कर रही है, तो आने वाले 10 सालों में आपको लगता है कि ये इसी तरह ग्रो होती रहेगी या इसका मतलब डाउनफॉल आएगा किसी जगह पे जाके? यार आई बिलीव आईटी का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कंपस करता है अपने अंदर। जो पीक ऑफ आईटी था, आई बिलीव हमारे मुल्क ने, ये दुनिया ने पिछले 10 सालों के अंदर देख लिया है। अभी जो बूम आ रहा है दैट इज़ एआई। बहुत सारे लोग इसको एआई बबल भी कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस बबल को बियॉन्ड उन सारी चीज़ों से जाके देख रहे हैं, और वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस एआई की जो एवोल्यूशन है, जो मार्केट के अंदर एवोल्यूशन आ रही है, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हमारी जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल्स जो भी हैं, वो एआई को कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, बात आप कह रहे हैं कि यू स्टार्टेड इन 2016। यस। तो आपको क्या लगता है कि इन 10 सालों के पीरियड में कितना इंडस्ट्री में चेंज आया? यार फ्रीलांस इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, हेड ओवर हील्स। अगर 2016 में जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। फ्रीलांस उस वक्त बूम के ऊपर था। जो बिजनेसेस को सर्विसेज रिक्वायर्ड थी, वट एवर द डिजिटल सर्विस इट वाज, वो रिसोर्स डिपेंडेंट थी, ह्यूमन डिपेंडेंट थी। पिछले 3 साल में एआई ने आके चीज़ों को चेंज करना शुरू किया है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर जो एआई ने चेंजेस लेके आए हैं, दैट इज़ इनक्रेडिबल। बहुत, मैं इनक्रेडिबल का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को एआई के साथ इवॉल्व नहीं कर रहे, उनके लिए तो दिस चेंज इज़ नॉट वेरी हेल्दी। लेकिन अगर आप अपने आप को एआई के साथ इवॉल्व करें तो दिस चेंज इज़ इनक्रेडिबल। जो हम वो बात कर रहे थे, $1 मिलियन कंपनी, वो दिस इज़ द टाइम जिसके अंदर $1 मिलियन कंपनी बन सकती है। क्योंकि एआई आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिप्लेस, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज को रिप्लेस कर देगा जिसके डिपेंडेंसी, जब भी आपकी ह्यूमन डिपेंडेंसी होती है वहाँ पे वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन व्हेन इट इज़ मशीन और आपका अपना माइंड होता है और कम लोग होते हैं, कम लोगों का मतलब है कि आपके पास जितना भी स्टाफ है इट इज़ आउटस्टैंडिंग, टॉप ऑफ द लाइन। वो जब एआई यूज़ कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी पॉसिबल फॉर समवन सिटिंग इन पाकिस्तान टू मेक $1 मिलियन कंपनी। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एआई को लेके, लेकिन समहाउ कई लोगों ने तो इसे स्टार्ट भी नहीं किया होता। तो आपने भी जिस तरह अभी एआई की बात की है, तो आपने भी इसे स्टार्ट किया या सिर्फ अभी बातें ही हैं? यार दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह हम बातों से एक स्टेप आगे निकल आए हैं। हमने भी काफ़ी ऐसे बातें ही की थी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के मुतालिक बात करते हो तभी आइडियाज़ जनरेट होते हैं, तभी आपको समझ आता है कि हमने इस चीज़ को आगे कैसे लेके चलना है। 6 महीने पहले वी रियलाइज्ड कि जिस तरीके से डिजिटल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, वी नीड टू स्टार्ट समथिंग जो कि फ्यूचर होगा। आप अगर देखो कि जितने भी एआई जाइंट्स हैं उन सब की इस वक्त
वॉर चल रही है कि कौन बेहतर होगा जनरेटिव एआई के अंदर। तो ये तो एविडेंट है कि द फ्यूचर इज जनरेटिव एआई। बिल्कुल। अब जनरेटिव एआई चेंज किस तरीके से लेके आएगा? वो चेंज इस तरीके से लेके आएगा कि जितनी भी डिजिटल इंडस्ट्री है, जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है, ये उसको चेंज करने लगा है। 6 months अगो वी टुक का इनिशिएटिव जिस जगह पे हम लोगों ने कमर्शियल्स बनाना शुरू किए थे यूजिंग एआई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने के अंदर उस स्पेसिफिक चीज़ ने जिस तरीके से ग्रो किया है। हमने जब फाइवर स्टार्ट किया था स्पेसिफिकली इन लोगो डिज़ाइन, उस वक्त लोगो डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आई बिलीव कि जो आउटकम हमें उस लोगो डिज़ाइन से मिला था, सिमिलर आउटकम हमें इस एआई वीडियोग्राफी से मिल रहा है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। एआई अलोन कैन नॉट मेक यू मनी। अगर आपके पास स्किल्स हैं टू एडिट द वीडियो, पोस्ट प्रोडक्शन की स्किल्स हैं, तो फिर आप एआई को यूज़ करके कंबाइन इट विद पोस्ट प्रोडक्शन और फिर आप उससे पैसे कमा सकते हैं। सही। तो क्लाइंट को भी पता है कि आप एआई से वीडियोस बना रहे हैं, क्लाइंट के पास भी उस चीज़ की एक्सेस है, तो आपको वो क्यों पे करे अगर उसको भी एआई से मतलब उतना ही टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में और आपके पास भी टीम है, वो आपको मतलब 2x 3x पे कर रहा होगा, तो आप को क्या लगता है कि क्लाइंट कंपनी को क्यों पे करता है? यार वेरी नाइस क्वेश्चन। जब हमने स्टार्ट किया था तो ये वो क्वेश्चन था जिसके अराउंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा और फिर हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क इसी क्वेश्चन के अराउंड बिल्ड किया। बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस के ऊपर होते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इनिशियल स्टार्टिंग लेवल ऑफ बिजनेस के ऊपर है, उसके पास टाइम है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट, वो अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ से कर रहा होता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस जगह पे बिजनेसेस ग्रो कर जाते हैं और लोगों ने अपनी टीम्स रखी होती हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन की टीम्स होती हैं, मीडिया की टीम्स होती हैं। ये वो लोग हैं जो अब अपनी उन टीम्स से अल्लाह हाफिज़ करेंगे या दे वुड गेट अवे फ्रॉम देयर टीम्स, और वो एआई ऐसी एजेंसीज को हायर करेंगे जो एआई के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, अब इधर एक और वैलिड क्वेश्चन बनता है कि वो इन हाउस भी तो ये काम कर सकते हैं। यस, वो इन हाउस काम कर सकते हैं, लेकिन एआई को यूज़ करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एंड रिजल्ट। बिल्कुल। जो एंड रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे और जो एंड रिजल्ट हम प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। और eventually बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस के जो आपकी टीम के पास एक्सपीरियंस है उस वजह से, या टूल्स में भी फ़र्क होता है इसको लेके? यार दोनों चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से कंपार्टमेंटाइज नहीं कर सकते कि यार इस चीज़ का फ़ायदा और इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, आइडिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एआई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं। आपने किस स्पेसिफिक एआई को यूज़ करना है, किस स्पेसिफिक एआई टूल को यूज़ करना है अपनी स्पेसिफिक नीश की वीडियो बनाने के लिए। ये सारी जो सिलेक्शंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं 2-3 टूल्स के नाम लूँगा, जिस तरह क्लिंग है, VO3 है, जेमिनाई है, उसके अलावा सीडेंस है। अब ये सारे जो टूल्स हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस में एक्सपर्टीज रखते हैं। बिल्कुल। अब एक इंडिविजुअल ने जब कंटेंट क्रिएशन करनी है या वीडियो बनाना है, तो या तो वो इन सबकी सब्सक्रिप्शंस बाय करेगा। अगर वो सबके सब्सक्रिप्शंस बाय करता है, इट विल कॉस्ट हिम अ लॉट। बिल्कुल। तो जो एजेंसीज हैं बेसिकली उनके पास इन सबकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, और फिर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह आपने बीच में बात भी की कि मतलब इससे मैन फोर्स भी कम होगी, तो इस टाइम पे मतलब एआई के आने से कितनी मैन फोर्स कम हो गई है आपकी कंपनी में भी और ओवरऑल इंडस्ट्री में भी? यार अराउंड मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन के इंडस्ट्री में कितने लोगों को इससे इम्पेक्ट पड़ा है, बट मैं अपनी कंपनी की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जॉब इम्पेक्ट हुई है थ्रू एआई। हम काफ़ी अर्से से सुन रहे थे एआई आएगा, जॉब्स खा जाएगा, जॉब्स खा जाएगा। हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई इस तरह का थ्रेट वो परसीव कर रहा हो रिगार्डिंग इस जॉब, तो उसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हम स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते और हम बैठ के सिर्फ ये होप करते रहते हैं कि शायद मैं उनमें से नहीं होऊंगा जिसकी जॉब इम्पैक्ट होगी। ऑल दोज हु हैव अपस्किल्ड देमसेल्व्स थ्रू एआई, वो आई बिलीव पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। एंड अगर मैं उनको देखूँ तो इन फ्यूचर आई कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि उनके जो टेक अवेज होंगे वो कितने होंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्री होगी जिन पे एआई इफेक्ट नहीं करेगा?
यार क्रिएटिव इंडस्ट्री नहीं होगी, एआई कौन सी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेगा, अगर ये क्वेश्चन है तो कन्वेंशनल बिजनेसेस। आप पाकिस्तान के अंदर, मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो आप अगर इस्लामाबाद के अंदर देखो तो 2 बिजनेसेस आर एट देयर पीक, फिटनेस इंडस्ट्री और कॉफ़ी शॉप्स। एआई ने इनको एम्पावर किया है, और एम्पावर किस तरह किया है कि अगर आपने इससे पहले अगर कोई कॉफ़ी शॉप ओपन करनी थी तो उसके लिए आपको उसका लोगो डिज़ाइन बनाना था, उसकी ब्रांडिंग करनी थी, उसकी प्लानिंग करनी थी, हायरिंग करनी थी। अब ये सारी चीज़ें एआई से हो जाती हैं। जेन ज़ी जिनके पास एआई की नॉलेज है वो कोई भी बिजनेस आइडिया लेते हैं, उसको प्लान आउट करते हैं थ्रू द एआई और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं वो सारे बिजनेसेस एआई के यूजेज से स्ट्रेंथन अप हुए हैं। ऑन द अदर हैंड जो डिजिटल सर्विसेज थी जो पहले उन बिजनेसेस को स्ट्रेंथन अप करती थी वो सारी ख़त्म होती जा रही है। अच्छा जवाद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे यही था कि आपके काम में या आपकी कंपनी में कौन सी ऐसी, मतलब लास्ट 6 मंथ की बात की जाए तो कौन सी ऐसी स्किल्स थी जो डिसअपीयर हो गई सिर्फ एआई की वजह से? यार आई बिलीव कि कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो टोटली डिसअपीयर हो, बट अगर मैं कहूँ कि स्केल डाउन हो गई हैं तो यस, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन इज़ वन ऑफ देम, लोगो डिज़ाइन इज़ वन ऑफ देम, सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप एआई के साथ आप कर लेते हो। मैंने कहा है कि डिसअपीयर नहीं हुई हैं, ये स्केल डाउन हो गई हैं, क्योंकि पहले अगर मैंने दिन में 5 पोस्टें बनानी होती थी तो मुझे एटलीस्ट 2-3 डिज़ाइनर्स चाहिए थे ताकि वो क्रिएटिविटी उनकी एग्जॉस्ट ना हो जाए। लेकिन अब वो एक ही डिज़ाइनर बैठ के थ्रू एआई क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर लेता है और बाद में जो थोड़ा बहुत ह्यूमन टच होता है वो उसके अंदर दे देता है। अच्छा, अगर बात की जाए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेके, तो आपको क्या लगता है कि ये स्किल रह जाएगी या आने वाले टाइम में हर बंदे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी? यार आने वाले टाइम की अगर बात करें तो आई बिलीव कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। जिस तरीके से ये एवॉल्व कर रहा है, अब वो ह्यूमन लैंग्वेज को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया। तो लेकिन अगेन वो उसका आउटकम डिपेंड करता है कि आप उसमें उसको क्या इनपुट दे रहे हैं। तो जो जितना बेहतर इनपुट देगा उतना बेहतर उसको रिजल्ट मिलेगा। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, आपको उसके साथ इतनी फेमिलराइजेशन होनी चाहिए कि अगर आपका आउटपुट क्लियर है इन योर माइंड और आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनपुट्स के अंदर, तो इट विल सर्व द पर्पस। अच्छा, एक रियल टाइम सिनेरियो लेते हैं कि आपकी कंपनी में कोई 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास सेम टाइप के टूल्स हैं वीडियो जनरेशन को लेके, एक का रिजल्ट टॉप नॉच आ रहा है, एक का बिल्कुल गार्बेज आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों के प्रॉम्प्ट्स में फ़र्क होगा या उनके स्किल सेट में फ़र्क होगा? क्या डिफरेंस होगा कि दोनों के रिजल्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है? यार वन लाइनर मुझे पूछो तो इट इज़ द डिफरेंस इन देयर प्रॉम्प्ट्स, और प्रॉम्प्ट्स बैक होता है जो आपकी इमेजिनेशन के साथ। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल्स को अगर मैं ये कहता हूँ कि यार आप मुझे एक कॉफ़ी शॉप का वीडियो बना के दे दें, कमर्शियल बना के दे दें, तो सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आर दे क्रिएटिव इनफ कि वो उस सारी चीज़ को अपने ज़हन में इमेजिन कर सकें। क्योंकि अगर वो चैट जीपीटी को जाके सिंपल लिख देंगे कि एक ऐड का स्क्रिप्ट बना दो फॉर अ कॉफ़ी शॉप, तो चैट जीपीटी आपको कोई भी रैंडम स्क्रिप्ट बना के दे देगा। चैट जीपीटी इज़ अ यस मैन, क्लॉड इज़ अ यस मैन। तो आपने उसको गाइडलाइंस देनी है कि इन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए मुझे कॉफ़ी शॉप का ऐड बना के दो, फिर वो आपको वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा जो रिजल्ट्स आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर थोड़ा पीछे जाएं, मतलब जिस तरह आपकी अगर अचीवमेंट की बात करें, जिस तरह आपने फाइवर पे $5 मिलियन अर्न किए, तो क्या उसके पीछे का पर्पस, मतलब पर्सपेक्टिव क्या था? किस तरह आपने अपनी टीम को बिल्ड किया? मतलब अगर आप थोड़ा प्रोसेस से गुजारें कि कोई कंपनी अगर अभी छोटे स्केल पे है और वो इस लेवल तक जाना चाहती है, तो उसको किन किन चीज़ों में आज के टाइम में इवॉल्व होना पड़ेगा कि वो इस तरह के बड़े टारगेट्स अचीव कर सके? यार इस क्वेश्चन का मैं जो जवाब दूंगा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। जिस टाइम पे हम लोगों ने फाइवर स्टार्ट किया था और उसको हम ग्रो करके $5 मिलियन के ऊपर लेके गए थे, अगर मैं आज मेरे पास कोई आए और मुझसे एडवाइस ले और मैं उसको अपना ब्लूप्रिंट दे दूं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए वो भी $5 मिलियन तक पहुंच सकता है। क्योंकि विद टाइम पर्सपेक्टिव, सिनेरियोज, इन्वायरमेंट, टूल्स, ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। हो सकता है कि उस वक्त जो चीज़ें हमने की थी आज के ज़माने में वो वैलिड ही ना हो, और जो चीज़ें आज के ज़माने में वैलिड हैं हम तब अप्लाई करते तो हमें उसके रिजल्ट्स ना मिलते। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है विद द स्किल्स, विद एवरीथिंग। और अगर आप मेरी जर्नी के मुताबिक पूछें तो इट ऑल स्टार्टेड विद अ विजन
और वो विजन था माय यंगर ब्रदर उमर ख़याम हु इज़ द CEO ऑफ कंपनी एज वेल. ही वाज इन कनाडा और वहाँ पे ही रियलाइज्ड कि यार मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो डॉलर्स कमा रहा हूँ ये डॉलर्स में पाकिस्तान में बैठ के कमा सकता हूँ. ही केम बैक टू पाकिस्तान. हम 4 भाई और एक दोस्त इकट्ठे हुए. हम लोगों ने अपने ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया और पहले हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया तो देयर वर डेज जिधर हम एक भाई 22-22 घंटे काम करते थे. और इवन आई हैड टू विजिट अ डॉक्टर कि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गया था. लेकिन ये जो हार्ड वर्क होता है या आप जो लॉन्ग सेटिंग्स होती हैं वो आपको पे बैक ज़रूर करती हैं और उसने हमें पे बैक किया इन द फॉर्म ऑफ एलेस्ट्रा सोल्यूशन. वंस उमर ख़याम केम बैक फ्रॉम कनाडा तो उसने उस फ्री लांस वाली जो चीज़ थी उसको कन्वर्ट किया इनटू द कंपनी. ही गेव अस द विजन कि यार जो हम बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हम इसको एक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एज अ IT कंपनी या एज अ सर्विस कंपनी भी ग्रो कर सकते हैं. सो दैट इज़ वेयर वी टुक द डिसीजंस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम फ्रीलांसर्स टू अ प्रॉपर सर्विस एजेंसी. तो अगर बात की जाए मतलब कंपनी के पिलर्स की, जिस तरह मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में एक CEO से सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कंपनी 3 पिलर्स पर डिपेंड कर रही होती है, सेल्स और उसकी मैन पावर और उसकी डिलीवरी. तो आपके पर्सपेक्टिव से ये तीनों चीज़ें ठीक हैं या आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? यार डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की बात कर रहे हो. अगर आप एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सेल्स भी हैं, सब कुछ है. आपके पास जितनी मर्जी सेल्स आ रही हैं, आपके पास जितने मर्जी क्लाइंट हैं, अगर आपकी 2 चीज़ें कस्टमर सर्विस, क्वालिटी ऑफ वट एवर सर्विस यू आर गिविंग, अगर वो टॉप नॉच नहीं है तो जितनी मर्जी आपके पास सेल्स हैं एक दिन आएगा ऑल ऑफ देम विल गो डाउन द ड्रेन. क्योंकि आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमर सर्विस है, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं जिस क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. अगर यहाँ पे क्लाइंट की बात हुई है तो आपको क्या लगता है कि क्लाइंट को अगर आपने पहले 5 मिनट में कन्विंस करना है तो वो कौन सी ऐसी मतलब मेन कोर बात होगी जो आप उसे पहले अपने 1-2 मिनट में कह दें ताकि वो आप क्रैक कर सकें? यार मैं US के क्लाइंट की बात करूंगा क्योंकि यूजली हम सब चाहते हैं कि हमारे पास US के क्लाइंट्स हों. बिल्कुल दे आर गुड प्लेइंग क्लाइंट्स. US के क्लाइंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ ट्रस्ट. आप जाएंगे, आप वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे सेल्स के इंडिविजुअल्स होते हैं कि फर्स्ट मिनट में आपने ये करना है, सेकंड मिनट में आपने ये करना है, थर्ड मिनट में आपने ये करना है. मैं आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ बताऊंगा कि आपने वो फर्स्ट मिनट हो या वो लास्ट मिनट हो, जिस जगह पे क्लाइंट का ट्रस्ट लूज हो गया आपकी उसी पॉइंट पे डील लूज हो जाती है. सो वंस ही इज ओवर द कॉल यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी योर ट्रू सेल्फ. और वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि यार क्या ये बंदा मेरी क्वालिटी और मेरी सर्विसेज जो मुझे रिक्वायर्ड है मुझे प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता. तो आपने कभी ऐसे क्लाइंट को रिजेक्ट किया है जो पे करने के लिए तो विलिंग हो लेकिन किसी वजह से आपको वाइब आ रही होगी यार नहीं यार मैं इसके साथ काम ही नहीं करूँगा? यार मैनी टाइम्स हमने यूजली फर्स्ट टाइम तो हम इस तरह नहीं करते, लेकिन अगर वो क्लाइंट सेकंड टाइम हमारे पास आ रहा हो एंड द एक्सपीरियंस इज़ नॉट वेरी गुड, अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अलाइन ना करें, बट ये कि जिस तरीके से क्वालिटी सर्विसेज होती हैं उस तरह क्वालिटी क्लाइंट भी होते हैं. और जब आप एक पॉइंट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं तो आपने डिस्टिंग्विश करना होता है कि आपके पास क्वालिटी क्लाइंट है. और कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा नेगी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए. तो आप जब कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने ये भी देखना है कि क्या वो क्लाइंट मेरी उन सर्विस के साथ अलाइन करता है या नहीं करता. तो देयर हैव बीन ओकेजन्स. लेकिन पाकिस्तान में तो हमने मोस्टली ये भी देखा है ना कि बस क्लाइंट आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, तो जिस चीज़ पे भी क्लाइंट कह रहा है आप उस पर हाँ हाँ करते जा रहे हैं. तो आपको लगता है कि एलेस्ट्रा सोल्यूशन के बिहाइंड द प्रोसेस या ग्रो करने के पीछे ये भी था कि उन्होंने सिर्फ क्वालिटी क्लाइंट्स को हाँ कहा, बाकी जो इस तरह के क्लाइंट्स से उन्हें दूर रखा? यार नहीं, ये आपकी जर्नी में एक पॉइंट आता है जिधर आप ये स्टेप ले सकते हो. जब आप स्टार्ट के अंदर होते हो तो फिर तो आप सबको हाँ कहते हो. और उसमें हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि क्लाइंट जो मर्जी कह रहा है हमने वो करना है और क्लाइंट इज ऑलवेज राइट.
हम इस फार्मूला के ऊपर चलते थे। यस, और फिर जब हम लोगों ने अपनी एक स्टैंडिंग डेवलप कर ली, जब लेस्टर सोल्यूशन ने अपना एक नाम डेवलप कर लिया, तो फिर हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जिस पॉइंट पे हम अपने क्लाइंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है एंड ही इज़ एट द स्टार्ट ऑफ हिज फ्रीलांस करियर, और वो वहाँ पे कहे कि यार मैंने पिक एंड चूज़ करना है, तो दिस इज़ नॉट एन एडवाइस फॉर हिम। तब आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। पिक एंड चूज़ आप तब करते हो जब आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हो जिधर आप वो $100, $200 या $2000, इवन $5000 को अभी को नो कहना आप बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा जवाद, यहाँ पे अगर टीम साइड की बात की जाए, ठीक है, तो कई दफ़ा मैं भी, क्योंकि इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, आपने भी कहीं ना कहीं टीम वर्क तो किया होगा, लेकिन जब आप बार बार टीम को कह रहे होते हैं कि यार जो क्लाइंट कह रहा है आप वैसा कर दो, और वो मतलब उस इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी से या तो बाहर जा रहा होता है या उसकी उस मतलब समझ लें चीज़ों से अलाइन नहीं कर रहा होता, तो वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं फिर? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको जब क्लाइंट पैसे दे रहा है तो दो किस्म के क्लाइंट्स होते हैं। एक वो होता है जो कहता है कि यार अपनी क्रिएटिविटी के साथ कर लो, और एक क्लाइंट आता है वो कहता है यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसी तरीके से डिलीवर करनी है। वहाँ पे यू नीड नॉट टू यूज योर ब्रेन। सिंपल सी चीज़ है, हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस। तो यहाँ पे मैं अपनी टीम को हमेशा ट्रेन करता हूँ, सिखाता हूँ कि यार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना है। अगर हम अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, हम जो मर्जी उसको बना के दे दें, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल देता हूँ। देयर इज समवन हु रिक्वायर्स अ 7-सीटर कार। ठीक है, वो आके कहते हैं यार मुझे 7-सीटर कार चाहिए, और मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उसको 5-सीटर एक आउटस्टैंडिंग लग्जरी गाड़ी देता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही है, बिल्कुल, तो इट इज़ नो गुड फॉर हिम। तो हमें अपनी सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के साथ टेलर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम थोड़ी जेन ज़ी की बात करें कि उनको अब के दौर में, क्योंकि मोस्टली जितनी हमारी वर्कफोर्स है वो जेन ज़ी है, तो उनको हैंडल करना कितना मुश्किल है? यार जेन ज़ी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई लव दिस जनरेशन। मिलेनियल्स बोरिंग है, बूमर्स कमेंट्स रिजर्व, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बूमर्स हैं, बट हमारे मुल्क के जो अभी बड़े डिसीजन हैं सारे बूमर्स ले रहे हैं। सो यू नो कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी एक्यूरेट है। बिल्कुल। बट जेन ज़ी, मैंने जैसे कहा, आई लव देम, दे मीन बिजनेस। शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जेन ज़ी के साथ अलाइन करते हुए अपने आप को कि यार इनका वर्किंग कल्चर बहुत डिफरेंट है, ये चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया है कि यार दिस इज़ द न्यू जनरेशन, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू इवॉल्व इनटू। और हमने अपनी कंपनी के माहौल को उस चीज़ के अंदर इवॉल्व किया। हमने अपनी कंपनी को ऑफिस एनवायरनमेंट से कन्वर्ट करके एक लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर ले गए हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ अब जब यहाँ पे आते हैं, मैं उनसे एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि यार जब सुबह ऑफिस आ रहे थे तो क्या फील हो रहा था? ऑफिस जा रहे हो या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे जाने का दिल करता है? तो जब वो ये कहते हैं कि सर ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे हमारा जाने का दिल करता है, तो आपको पता चलता है कि यार यू आर डूइंग समथिंग राइट। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आई वांट अ फ्रेमवर्क फ्रॉम योर साइड। इफ़ आई हैव $0 इन माई अकाउंट और मैं एक एलेस्ट्रा सॉल्यूशन जैसी कंपनी बिल्ड करना चाहता हूँ, तो व्हाट शुड बी द रोड मैप विच आई शुड फॉलो? यार एलेस्ट्रा सॉल्यूशन जैसे अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो और पहुँचना चाहते हो, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखो कि जब एलेस्ट्रा सॉल्यूशन हमने स्टार्ट की थी तो हम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे थे। अभी इस वक्त फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे आर एट अ डिक्लाइन। तो अगर आप इस तरह की इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग अ सेल्फ ब्रांड। आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी भी क्लाइंट को रीच आउट करो तो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो। आप रादर देन उसका ट्रस्ट आपकी कंपनी में बिल्ड हो, अगर वो ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो रहा है तो आप फिर कंपनी बिल्ड कर सकते हो। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का ये प्लान है कि मैंने $5 million, $10 million तक पहुंचना है, स्टार्ट फ्रॉम बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। ठीक है, आप किसी भी नीश के अंदर हो, आप AI के अंदर हो, आप वीडियोग्राफी के अंदर हो, आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर हो, बिल्ड योर ब्रांड, सेल योर सेल्फ एज अ ब्रांड, और फिर आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकेगा। अच्छा जब ये सवाल समझ लें मेरे अपने भी बहुत करीब है, और मैं तकरीबन हर बंदे से ये पूछ रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन को लेके, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और मैंने इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखे हैं अपनी जर्नी में भी। तो और मैंने कई CEOs और कई बड़े बड़े लोगों के सोशल मीडिया देखे हैं, वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे हैं लेकिन वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द वे, मतलब कंटेंट क्रिएशन इज़ द न्यू वे टू
हायर क्लाइंट? यार बिल्कुल सही कह रहे हो, इट इज़ द न्यू वे ऑफ हायरिंग क्लाइंट्स। हम लोगों को अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा मॉडर्न वेज ऑफ अर्निंग के साथ। जिस तरह दुनिया चेंज होती जा रही है, जिस तरह टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, उसी तरह वेज ऑफ अर्निंग आर बीइंग चेंज्ड। हमारा भी सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन की तरफ ध्यान उतना नहीं था जितना रिक्वायर्ड था, बट रिसेंटली हम लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया एंड वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अपॉन इट कि आपका पर्सनल ब्रांड, जिस तरह मैंने भी पर्सनल ब्रांड की बात की है, तो मैं कोई भी वो बात नहीं करता जिसको खुद हम इम्प्लीमेंट ना करें। सो हमने पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और अब हम उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज देयर इज़ अ फेमस थिंग, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो स्क्रॉल कर रहा होता है और उसको कोई ना कोई चीज़ उसके ज़हन में होती है कि यार आई नीड दिस, आई नीड अ लोगो फॉर माई बिजनेस, या आई नीड अ प्रेजेंटेशन फॉर माई बिजनेस। और मोबाइल स्क्रॉल करते हुए अगर आपका कंटेंट उसके सामने आ जाता है, उसको एंगेज भी करेगा और उसको कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, आप भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे, तो आपको ऐसी कौन सी वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस या वर्स्ट पीस ऑफ रील या कोई ऐसा कंटेंट दिखा हो कि यार ये बंदा है, मतलब इतना ओपनली झूठ बोल रहा है और वो फिर भी लोग उस पर व्यूज़ कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं? अच्छा यार, आई वुड नॉट से वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस, बट आई वुड से कि आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि लोग आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कोर्सेज बेच रहे होते हैं, स्टार्ट लर्निंग एआई वीडियोग्राफी या स्टार्ट लर्निंग दिस। यार आप सीख लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने उसको बेचना कैसे। जितने भी लोग ये चीज़ बता रहे होते हैं, बेसिकली वो आपको अपना कस्टमर बना रहे हैं और खुद बेच रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक स्किल आगे कैसे बेचनी है, दे डू नॉट टेल यू दैट। तो यू नीड टू बी वाइज इनफ कि आपको पता चले कि यार स्किल तो मैं सीख लूंगा, लेकिन इस स्किल को बेचना कैसे है वो मैंने क्रैक करना है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बैक टू एआई टॉपिक पे जाएं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज स्टिल इम्पॉसिबल फॉर द एआई? यार आप अगर मुझसे पूछो कि व्हाट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एआई, तो मैं शायद अभी तो आपको कह सकूं कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लेट्स टॉक अबाउट एआई वीडियोग्राफी, कि वो आपको एंड टू एंड रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करके दे सकता, तो आपको उसको ह्यूमन स्किल्स ऐड करनी चाहिए। बट मैं इसको लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता। जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 6 months हु नोज कि एआई क्या कुछ कर रहा हो। सो यू नीड टू कीप योर गार्ड्स अप। आप एआई के साथ जितने वेल कनेक्टेड रहेंगे, उतना आपके लिए सर्वाइव करना और ग्रो करना आसान होगा। एआई आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आज सेल्स करना एआई के लिए पॉसिबल नहीं है, या एआई के लिए कोई एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, शायद अगले 6 महीने के अंदर वो चीज़ पॉसिबल हो। तो अगर आप एआई के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो इट विल कम एज अ सरप्राइज फॉर यू। लेकिन आप अगर उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स एंड इंक्रीज योर रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जवाद, अगर कोई बंदा हमारी ये पॉडकास्ट आज से 10 साल बाद देख रहा हो, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगता है कि अभी भी वो सेम है और 10 साल बाद भी सेम ही रहेगी? दैट आई लुक सेक्सी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए यार अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि जो जनरेशनल गैप या डिफरेंस था हमारे अंदर और हमारे पेरेंट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब हमारे और हमारे बच्चों के अंदर जो जनरेशनल गैप है वो बहुत कम होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। हम अपने पेरेंट्स के IQ को या उनकी नॉलेज को या उनके एक्सपोजर को क्रॉस करने में 15-20 साल 25 साल लगा देते थे, लेकिन आज अगर आप एक बच्चा देखो हु इज़ इन ग्रेड 6, तो प्रॉब्ली उसके पास नॉलेज ऑफ एआई, एक्सपोजर ऑफ थिंग्स इज क्वाइट हायर देन योर्स। तो आई बिलीव कि जो भी हम बातें कर रहे हैं, मैं रियलिस्टिकली अगर बताऊं तो हो सकता है कि शायद अगले 1-2 साल के अंदर वो वैलिड ना हो। 1-2 साल के अंदर थिंग्स कैन बी वेरी डिफरेंट। लेकिन क्या चीज़ सर्वाइव करती रहेगी? आई बिलीव कन्वेंशनल बिजनेसेस। तो नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अगर इफ़ यू आर इन डिजिटल बिजनेस, तो आप ये देखें कि अगर डिजिटल बिजनेसेस आर ऑन स्टेक, चीज़ें इतनी स्पीड में तेज़ हो रही हैं, तो आपने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाना किस तरीके से है। तो if you have to start something else from this business, then what it should be? यार आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। जिस तरह डिजिटल के अंदर तो मैंने बताया कि वी हैव स्टेप्ड इनटू एआई वीडियोग्राफी एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज गोइंग वेरी वेल।
उसके बाद आई फाउंड अ वेरी बिग वैक्यूम और गैप इन पाकिस्तान मेंस फैशन इंडस्ट्री. मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स, दे बिकम CEOs, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिसिंग होती है, दैट इज़ देयर ग्रूमिंग. So I have started working on that specific thing. I have started making content on that specific thing कि जब हमारे entrepreneurs या जब हमारे CEOs जाते हैं they visit abroad, वो एक ऐसी personality कैरी करें जो वहाँ पे जाके आसानी से adjust हो सके. So this is something which I am very focused towards right now. इंटरेस्टिंग जवाब. लेकिन ये एक बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव है कि जो आपने फील्ड चूज़ किया कि मेंस ग्रूमिंग को लेके, और एज ए को फाउंडर मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह सोचता होगा कि यार इस चीज़ पे भी वर्किंग करनी चाहिए. मोस्टली लोग सेल्स को, इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं. तो आपको ये आइडिया कैसे आया? मतलब यार एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि हम 5 इंडिविजुअल्स हैं जो कंपनी को ओन करते हैं. पिछले 10 साल बिजनेस करते हुए हमें ये रियलाइज हो गया कि हर बंदे की अपनी स्किल्स हैं. सो वन ऑफ अस इज इन सेल्स एंड ही इज, आई वुड से, लाइक टू गुड विद सेल्स. और आई ऑलवेज हैड दैट नैग जिसके अंदर मैं अपीयरेंस के ऊपर, जिसके अंदर मैं ग्रूमिंग के ऊपर हमेशा फोकस करता था. और मेरी जितने भी नए फाउंडर्स के साथ, जितने भी लोगों के साथ जब मैं उनसे मिलता था, इवन जब मेरे पास लोग इंटरव्यू के लिए आते थे, तो मुझे एक चीज़ की कमी महसूस होती थी एंड दैट वाज देयर ग्रूमिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज़ें जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री को सिखानी चाहिए हमें. स्टूडेंट्स गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वो उनको पढ़ना सिखा रहे हैं, ये चीज़ें सिखा रहे हैं, बट दे डू नॉट ग्रूम देम. उनकी पर्सनैलिटीज़ को ग्रूम नहीं करते हैं. सुबह आप देखते होगे एक एंटरप्रेन्योर, एक CEO उठता है, वो अपने ऑफिस में आता है एंड he does not even spend 10 minutes 15 minutes on himself. मेरा तो एक सिंपल फंडा है कि सुबह उठ के when you open your wardrobe, whatever the best piece of cloth is hanging in your wardrobe, उसको पहन लो. आपको नहीं पता कि अगले दिन you're going to open your eyes or not. आप रखते हो कि यार I am going to wear this thing on a special day. Who knows? बिल्कुल ऐसे. अगर लिखवा के आए हो तो then it is fine. अगर नहीं लिखवा के आए तो whatever best you have in your wardrobe, wear it. You need to enjoy your life. हम हमेशा वेट करते हैं कि यार ये हो जाएगा तो फिर हम enjoy करेंगे, ये हो जाएगा तो फिर नहीं. It is not true. ठीक है. Even as Muslims, it is our responsibility कि हम अपने आप को हर वक्त एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे मेंटेन रखें. बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपका. और ये मतलब काफ़ी, मतलब आप कोई 100 लोगों से मिलेंगे ना तो 1-2 बंदे का ऐसा पर्सपेक्टिव होगा. लेकिन इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा ये सुन के. अच्छा, अगर हम इसी को थोड़ा एक्सपेंड करें तो व्हाट इज़ द बेस्ट फैशन एडवाइस यू हैव टू गिव टू द CEOs या एजेंसी ओनर्स? यार द बेस्ट फैशन एडवाइस इज गेट इनटू शेप, फिटनेस. व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, इफ यू आर नॉट इन गुड शेप, यू वुड नॉट लुक गुड. और वो कहते हैं ना, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. बिल्कुल ऐसे. तो स्टार्ट हिटिंग जिम. इट इज़ इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इस चीज़ को बिलीव कर ही नहीं सकता कि एक इंसान जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो अपने बिजनेस का ख्याल रख सकता है. बिल्कुल ऐसे. तो दिस इंटरेस्टिंग. अच्छा जवाब, मैं अब इससे थोड़ा बैक टू आवर ऑन टॉपिक आना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने वीडियो में कई जगह पे जिक्र किया कि आप 5 लोगों ने ये इंडस्ट्री स्टार्ट की, तो आई विल कॉल इट 5 ब्रदर्स, क्योंकि जो बंदा 10 साल से आपके साथ है मुझे लगता है भाई होगा आपका. तो आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं कि अगर आप अकेले होते तो आप इस लेवल पे आ सकते थे, या इस चीज़ ने आपको कितना बैक किया कि आपके साथ इतने इंडिविजुअल्स थे कि जिन्होंने आपको हर तरह से बैक किया? यार आई बिलीव कि अगर हम 5 इकट्ठे ना होते तो जिस पॉइंट पे भी हम हैं कभी भी ना पहुंचे होते. आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे जो फाइवर पे जिन्होंने $1 मिलियन अचीव किया हुआ है, $1 मिलियन की ट्रॉफीज़ हैं, वही हैं जिन्होंने 1 या 2 इंडिविजुअल्स हैं जो चला रहे हैं. इट इज़ ओनली अस जिन्होंने $5 मिलियन को क्रॉस किया हुआ है. तो इट इज़ द एफर्ट ऑफ ऑल 5 इंडिविजुअल्स कि हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं. एंड टीम वर्क ऑलवेज प्लेज ऑफ. हर बंदे की स्किल सेट डिफरेंट होता है, और जब वो सारे स्किल सेट्स कंबाइन होते हैं तो वो जो एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, इट इज़ अमेजिंग. इट इज़ बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें इस तरह था कि 5 लोगों की स्किल्स डिफरेंट थी,
इस वजह से आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, या कोई मतलब अगर आप कोर स्किल्स बताना चाहें पांचों लोगों की डिफरेंट वो क्या क्या थी? यार पांचों बंदों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट है। हमें सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पांचों बंदों के पास सेम स्किल हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल हम पांचों के बंदों के पास सेल्स की या डिज़ाइनिंग की स्किल हो सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वो स्किल्स बहुत डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुई हैं। लाइक द CEO ही हैड द विजन, आई हैड द स्किल ऑफ पीपल मैनेजमेंट। अजीम द फिफ्थ ब्रदर, ही इज़ एक्सीलेंट विद नंबर्स, उसको पता है कि मैंने नंबर्स को किधर करना है, कैसे करना है। उस्मान गनी द co-founder, ही हैज़ द ब्रेन ऑफ फ्यूचर, मैं ब्रेन ऑफ फ्यूचर कह रहा हूँ। ही नोज कि यार हमने फ्यूचर में अपनी चीज़ को किस तरीके से एवॉल्व करना है, किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबू बकर, ही इज़ समवन जो जब भी किसी प्रॉब्लम को देखता है तो ही ब्रिंग्स अप अ सोल्यूशन वेरी फास्ट। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो यही वो 4-5 चीज़ें जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम आती हैं। तो व्हेन वी कंबाइन दीज थिंग्स तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ये तो है। अगर कोई बंदा मेरे जैसा आई एम इंडिविजुअल पर्सन के जो हर चीज़ खुद कर रहा है, आप उसको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? अगर कोई बंदा अपना फाउंड करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऐसी एडवाइस होगी जो आप उसको देना चाहेंगे? यार द बेस्ट एडवाइस इज कि आप दोनों का विजन अलाइन करना चाहिए। और आप लोगों को एक और भी चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी दो बंदे विजन तो उनका अलाइन हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उन दोनों की स्किल्स 100% सेम हो या उन दोनों का आउटपुट 100% सेम हो। टीम वर्क यही तो होता है कि एक बंदे की वीकनेसेस दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ्स के थ्रू कवर होती हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर को-फाउंडर, द विजन शुड अलाइन। आप लोगों के दरमियान में डिफरेंसेस जरूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो इंडिविजुअल्स, दो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स, दो हाई IQ इंडिविजुअल्स बैठे हों और उनके डिफरेंसेस ना आए। डिफरेंसेस जब आते हैं तभी प्रोग्रेस होती है। उन डिफरेंसेस को बैठ के डिस्कस करके अगर आप राइट आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर आई बिलीव द जर्नी इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है कि अगर जिस तरह आप पांचों की अगर एग्जांपल ली जाए कि अगर किसी पॉइंट पे आपके दरमियान में थोड़ा फाइनल डिसीजन को लेके थोड़ा क्लैश आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, तो हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? यार द वीटो पावर इज़ विद CEO। ही इज़ माई यंगर ब्रदर बट ही इज़ द लीडर ऑफ पैक। तो हम सबके अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हों तो हिज वर्ड इज़ द लास्ट वर्ड। तो आपको लगता है कि एक बंदा ऐसा लाजमी होना चाहिए कि जिसका जो डिसीजन हो फाइनल, आपको चारों को उसके ऊपर अलाइन करना पड़ेगा? यार बिल्कुल, इसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना। 5 डिफरेंट माइंड्स 5 डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर जा रहे हैं तो फिर तो इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। और जब 5 माइंड्स एक जगह पे बैठते हैं विद डिफरेंट ओपिनियंस, सब अपने अपने इनपुट्स देते हैं विद देयर लॉजिक्स, विद देयर रीजंस, और फिर उसके अंदर द फाइनल वर्डिक्ट इट लाइज विद द CEO। इस टाइम पे after spending 10 years in partnership, will you give advice to any new person कि उसे पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि अपना ही वो पहले खुद एफर्ट डाल ले एक दफ़ा, अगर उसको लगता है कि नहीं यार मुझे बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है, फिर उसको बिजनेस पार्टनर की तरफ जाना चाहिए या उसे इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहिए? यार इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज पर्सनैलिटी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले ग्रो करना पसंद करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीम वर्क पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन आई बिलीव कि इफ़ इट इज़ अ टीम एफर्ट तो आपकी जो ग्रोथ होती है दैट इज़ वेरी फास्ट। और मैं अपनी सेल्फ एग्जांपल ही आपको दे सकता हूँ कि हमने जब एज टीम एफर्ट पुट इन की तो हमारे रिजल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंप्लीट वर्ल्ड। मैं पाकिस्तान नहीं कहता क्योंकि पाकिस्तान फाइवर से पाकिस्तान तक महदूद तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री में कोई ना कोई बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहा है फाइवर के ऊपर। अगर किसी और ने ये लैंडमार्क अचीव नहीं किया $5 मिलियन वाला या प्लेटिनम ट्रॉफी वाला और हम लोगों ने अचीव किया है, तो इसका मतलब उसके अंदर द यूनिक थिंग वाज आवर पार्टनरशिप, आवर ब्रदरहुड। सो जवाद, वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग विद यू, और जितनी भी डिस्कशन हुई मुझे खुद बहुत मज़ा आया इस डिस्कशन को सुन के, चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस डू यू हैव एवर गेट और रिसीव? सो अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बेस्ट एडवाइसेस कौन सी मिली हैं,
तो मैं आपको 2 एडवाइसेस बताऊंगा, एक पर्सनल और एक बिजनेस रिलेटेड। जो पर्सनल एडवाइस थी दैट वाज फ्रॉम माय फादर, और वो हमेशा हम भाइयों को कहते थे कि जब 2 भाई होते हैं तो इट इज़ नॉट 1 + 1 2, वो 1 और 1 11 होते हैं। तो आपको पता होता है कि यार आई हैव समवन जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ, और फिर वट एवर द डिफिकल्टी इट इज़, बिजनेस पर्सनल, आप हेड ऑन उसको लेते हो। और अगर मैं बिजनेस एडवाइस बताऊं आपको, तो समवन वंस टोल्ड मी कि ऑलवेज थिंक एक्ट 1 स्टेप अप। तो आप इस वक्त जिस भी जगह पे हो, आप हमेशा सोचो और अमल करो अपने से 1 स्टेप ऊपर। बिल्कुल। So in the last, if you want to give any advice to me and my audience as well, तो क्या होगी वो? ब्रो 30 साल से पहले शादी ना करना। आप बताएं, आप शादीशुदा हैं या खुश हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा भी और खुश भी हूँ। ये बहुत कम होता है वैसे। यार आई वुड से कि एज द लीडर ऑफ द हाउस, आपको चीज़ों को, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और आप एक सक्सेसफुल हस्बैंड या फादर नहीं है, तो आप इवेंचुअली ये नहीं कह सकते कि आई वाज सक्सेसफुल इन लाइफ। तो टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप कंबाइन करते हैं तो यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। माई एडवाइस वुड बी नेवर बी अफ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से कभी भी नहीं डरना। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ जर्नी। फेलियर्स आपको सिर्फ ये बताते हैं व्हाट नॉट टू डू, और 10 फेलियर्स के बाद भी जो सक्सेस होती है, अब एक फेलियर के बाद जो सक्सेस है इट माइट नॉट बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट हो सकता है जो 10 फेलियर्स के बाद सक्सेस तो इट वुड बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। थैंक यू जवाद फॉर गिविंग योर टाइम टू मी, एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी तक की जो मेरी किसी भी गेस्ट के साथ हुई है, और मुझे खुद मज़ा आया इस कन्वर्सेशन को लेके चलते हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यार वेलकम, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बीइंग अ बिजनेस ओनर डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी बोरिंग। बिल्कुल। एंजॉय योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।